हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जो बात करेंगे, आज हमारी जो क्लास रखी गई है वो किसी सब्जेक्ट के ऊपर नहीं है, ना ही आपको कोई पढ़ाने के लिए रखी गई है। ये सिर्फ एक छोटा सा रिव्यू है जो कि हम 7 मार्च 2022 यानी 2 दिन पहले जो एग्ज़ाम हुआ है DSSB का, उसके बारे में कि कैसा एग्ज़ाम था, किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। अभी भी 16 मार्च को या अभी हमारे रिसेंटली 30 मार्च को ये एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं। बीच में हमारा MCD वाला एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो उसको लेकर जो आपके माइंड में चल रहा है कि कैसे तैयारी करें लास्ट मोमेंट पे आकर, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। उस हमारे 7 मार्च के एग्ज़ाम में किस तरह का पैटर्न रहा DSSB का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। मैंने खुद ये एग्ज़ाम्स दिया है, तो इस वजह से मैं आपको बता सकती हूँ कि उसका जो एक पैटर्न था, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो कैसा था। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो कैसा रहा इस एग्ज़ाम्स को लेकर, वो सब हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी ऐप का लोगो है जो कि स्टडी पोर्टल एकेडमी है। आप यहाँ पे जाके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। देखो, लास्ट मोमेंट पे हमें सबसे ज़रूरी क्या है, प्रैक्टिस। आप में आता बहुत कुछ है, लेकिन हम एंड टाइम पे ये भूल जाते हैं कि जो हमारा एग्ज़ाम होने वाला है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि लास्ट मोमेंट तक हमारा एग्ज़ाम पूरा नहीं हो पाता। कई सारे क्वेश्चन हम मिस कर जाते हैं, छूट जाते हैं। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल होगा कि आप इस ऐप पर जाकर, अगर आप ये ऐप डाउनलोड करते हैं स्टडी पोर्टल एकेडमी, देखिए स्टडी पोर्टल से आपको कई मिल जाएंगे, लेकिन आप पूरा नाम ध्यान रखिएगा, स्टडी पोर्टल एकेडमी। साथ के साथ लोगो का भी जरा ध्यान रखिएगा कि आप इस लोगो को देखकर ही ऐप को डाउनलोड करें। इसमें आपको फ्री में DSSB के लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स फ्री में आपको मिलेंगे। आप उन्हें अपने अटैम्प्ट करके आप अपनी प्रैक्टिस देख सकते हैं कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट आपके वीक हैं, कहाँ पे आपको और ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सब आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हम स्टार्ट करते हैं कि क्या एग्ज़ाम था, कैसा आए क्वेश्चन, कैसा कि उसका लेवल रहा। तो हम अभी डिस्कस करते हैं हमारे एग्ज़ाम्स को। देखिए, पहला जो हमारा पोर्शन होता है जर्नल पेपर, वो होता है हमारे 5 सब्जेक्ट्स का। जिसमें कि हमारे सबसे पहले रीजनिंग आती है। इस बार जो ये पेपर डिस्कस है 7 मार्च 2022, ये फर्स्ट शिफ्ट का मैं आपको प्रीव्यू दे रही हूँ, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट थी। ठीक है, इसमें जो रीजनिंग थी बहुत इजी थी, टाइम टेकिंग थी, लेकिन बहुत इजी थी। अगर आपने रीजनिंग की प्रैक्टिस की है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो ये वाला जो रीजनिंग का पोर्शन था, आराम से बच्चों ने 20 में से 18, मिनिमम 17, 15, ये तो मिनिमम स्कोर है। बच्चों ने जिसने रीजनिंग की प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस सेट्स लगाए, कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, वो बहुत ही ईजी था। इसमें हमारा इस बार जो देखने को मिला ज़्यादातर हमारे नंबर सीरीज पे था। एक क्वेश्चन हमारा ब्लड रिलेशन पर भी था। ठीक है, ब्लड रिलेशन वाला इस बार का बहुत आसान था। सिंपल से एक क्वेश्चन दिया हुआ था कि एक लड़का है D, उसके फादर हैं, ठीक है, उसकी 2 बहनें हैं, 2 बहनों का रिलेशन दे दिया, इनकी जो मदर हैं, ये क्वेश्चन था। फिर बताइए कि टोटल कितनी लेडीज़ हैं। फिर हमें पता है एक लड़का है, उनके फादर हैं, उसकी 2 बहनें हैं, उनकी मम्मी है, ठीक है, वो उनकी बेटियां हैं। तो हमें जो टोटल लेडीज़ थी वो 3 साफ पता चल रही थी। तो ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक था वो बहुत ही आसान आया था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे आने वाले टाइम पे जो हमारे एग्जाम्स होने वाले हैं जो दूसरी शिफ्ट में थे उनमें आसान रहा हो। लेकिन इस वाले एग्जाम्स में ब्लड रिलेशन वाला जो मेरा एक्सपीरियंस था वो ये था कि ये वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था। नंबर सीरीज़ का जो था, नंबर सीरीज़ के 2 क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी थे, उन्होंने काफ़ी टाइम टेकिंग किया, उन्होंने काफ़ी टाइम लिया। सीटिंग अरेंजमेंट, जो हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का आया, वो भी थोड़ा लेंथी था, उसने टाइम टेकिंग किया। अगर किसी ने इसको अच्छे से सॉल्व किया है तो कम से कम 15 से 20 मिनट, जो बच्चे ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करके गए होंगे तो उन्होंने इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट दिए होंगे। लंबे क्वेश्चंस थे, काफ़ी हमें घुमा फिरा के चीज़ें दी गई थी। सीटिंग अरेंजमेंट का जो था उसमें काफ़ी घुमा फिरा के दिया हुआ था कि फ्राइडे को ये बैठता है, उसके आगे 2 होने चाहिए, पीछे 3 का गैप होना चाहिए, तो बताइए कि कितने को ये वाला नंबर कैसे है। तो सीटिंग अरेंजमेंट का जो था, वैसे तो देखना जाए तो रैंकिंग के ऊपर नहीं था। सीटिंग अरेंजमेंट ने नॉर्मली हमें बताए हुए थे कि इतने पर्सन्स हैं लाइन में बैठे हुए हैं, ये इस डेज के अकॉर्डिंग दिया हुआ था। जैसे कि आप देखते हैं कि
हमारे मंडे टू संडे के डेज हैं, उनमें ऐसे ऐसे बंदे बैठे, मतलब कुछ 7 पर्सनस हैं जो सिटिंग करेंगे, कौन सा किस डे पे आता है, सिटिंग अरेंजमेंट का इस तरह से था। लेकिन आपको ये ध्यान देना था, लास्ट में पूछा हुआ था कि थर्सडे के दिन कौन बैठा था, और ये भी नहीं था कि डायरेक्ट पूछा हुआ था। इसमें हमारे इस बार के DD+B ने क्या किया है कि चाहे रीजनिंग हो या हमारी CDP हो, ये 2 सब्जेक्ट्स में हमारे 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है, और दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा है कि बताइए थर्सडे को कौन बैठा है, उन्होंने हमें बताया कि F बताइए, F कहाँ पे होगा, क्या वो थर्सडे को बैठा था, क्या वो इसके और इसके बीच में था। 2 स्टेटमेंट्स दी हुई थी, पहले आप क्वेश्चन सोल्व करें, फिर स्टेटमेंट्स पे ध्यान दें, और स्टेटमेंट्स देखने के बाद ऑप्शंस देखें कि दोनों सही हैं, एक सही है, तो टाइम टेकिंग था। ये नहीं कह सकते कि आप बहुत ही इसलिए आपने क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो डायरेक्टली आपने आंसर लगा दिया, ऐसा नहीं था। कि हमें बस ये देखना था कि हमें क्वेश्चन भी सोल्व करना है, स्टेटमेंट्स को भी रीड करना है, और स्टेटमेंट रीड करने के बाद हमें ऑप्शंस में भी देखना है कि वो ऑप्शंस में कहाँ है। तो ओवरऑल ये जो हमारी नंबर सीरीज़ है, ब्लड रिलेशन है, सिटिंग अरेंजमेंट थे, नॉर्मली हमारे क्वेश्चंस जो हैं रीजनिंग के आते हैं, क्यूब का क्वेश्चन था नॉर्मली, जिसमें हमें डाइस दे दी जाती है कि बताइए 3 डाइस दी हुई थी हमें कि कौन सा किसके अपोजिट होगा, 5 किसके अपोजिट है, तो 3 डाइस बना के दी हुई हैं, उसमें हमसे डाइस का क्वेश्चन पूछा गया है। तो रीजनिंग में अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि इजीली आप 15 से 18 का स्कोर इजीली कर सकते हैं। लेकिन टाइम टेकिंग है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाएगी उतनी ही ज़्यादा इसमें नंबर गेन होंगे और टाइम मैनेजमेंट हो पाएगा। और इसके लिए आपको पता है कि ऐप पे जाके आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, ठीक है। चलिए, ये हुई रीजनिंग की बात। फिर आता है जीके का पोर्शन। जीके में खेलों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें थी कि कौन से सिंधु ने, किसने, हमारे ने अभी मेडल्स जीते हैं, ठीक है। सिंगर्स के ऊपर था, अवार्ड्स के ऊपर आते हैं। इस बार जो जीके था उसमें आपके ओवरऑल जितने भी डेवलपमेंट्स ये स्पोर्ट्स का हुआ है, आपके अभी जितने भी पॉलिसीज़ के ऊपर आए थे, ये वाले क्वेश्चंस जो हैं जीके में पूछे गए थे। तो जीके का तो बच्चों ऐसा है कि आप डेली एक करंट अफेयर्स की क्लास लें, सिर्फ करंट अफेयर्स ही नहीं, आर्टिकल्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्ट्री बेस भी, आपके हिस्ट्री बेस भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये नहीं है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही भर दिया था। करंट अफेयर्स के नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चन थे, बाकी आपके मेडल्स, किसने पहली बार, किसने डबल मेडल जीता है, किसने कौन सा किया है, इस तरह के क्वेश्चंस जीके में पूछे गए हैं। जीके के बाद करते हैं हम मैथ्स की बात। ये जो 2 सब्जेक्ट है, रीजनिंग और मैथ्स, ये टाइम गेनिंग सब्जेक्ट है और ये सबसे पहले दिए जाते हैं। तो मैथ्स में भी जो हमारे क्वेश्चंस रहे नंबर सीरीज के इसमें हुए, ठीक है, जो आपके फ्रैक्शन के टॉपिक से निकल के आए हैं, ठीक है। इसमें आपका CI सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन आया था। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का आया था, CI का तो नहीं आया था। सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ था, प्रिंसिपल हमें फाइंड करना था, हमें टाइम पता था, रेशियो पता थी, हमें सिंपल इंटरेस्ट बताना था कि इतने ईयर्स में अगर इतना इंटरेस्ट हो जाता तो उससे माइनस करके फिर हमें P वगैरह फाइंड आउट करना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। एक हमारे एज के ऊपर था, फादर्स की एज के निकालो बच्चों की, ऐसे, ठीक है। लेकिन जो था पाई चार्ट का, अगर हम बात करें तो पाई चार्ट के ऊपर क्वेश्चंस थे, वेन डायग्राम्स के, हमारे इनके बार ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चंस थे, और इनके ऊपर भी जो क्वेश्चंस थे। आजकल बच्चों देखो, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। DDSSB क्या कहते हैं कि हम, अगर आपको बेशक सब कुछ आता है लेकिन आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, ये चीज़ पूछी जाएगी। क्योंकि जो बायोग्राफ वगैरह के भी इनके क्वेश्चंस आए हैं, उसमें जैसे सपोज करो एक ग्राफ है, इसमें C1, C2, C3 करके आपको C6 तक दिया हुआ है। फिर इसमें कहता है कि A जो है वो C1 और C3 के एवरेज का सम है, ठीक है। पहले इनका हमें एवरेज निकालना है, फिर इनका सम करना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चंस आए थे। फिर बी की वैल्यू दी गई थी, फिर इनका सब्ट्रैक्शन पूछा गया था, इनके बीच का डिफरेंस आप हमें बताइए। पाई चार्ट में भी सेम ऐसे ही था कि 2 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में बना के दिए हुए थे, फिर उनका सम हमें निकालना था। तो 2 क्वेश्चन इसके थे, 2 से 3 क्वेश्चन इनके भी आए थे हमारे बार ग्राफ्स के। एज के क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिए, फ्रैक्शन का बता दिया, SI का हमने बता दिया, और भी हमारे जो एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर, एरिया एंड वॉल्यूम के ऊपर था कि अगर हमने स्पेयर्स को मेल्ट कर दिया है, उससे क्यूब बना दिया है, तो कितने छोटे क्यूब्स बनेंगे, उसकी हाइट ये है, डायमेंशंस ये है। तो इस हिसाब से हमें इनका एरिया फाउंड करना था। 2 क्वेश्चन हमारे इनमें से भी थे, 2 से 3 क्वेश्चन। तो ओवरऑल जो मैथ्स का था, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रिपरेशन की आप कर सकते हो, लेकिन लेंथी क्वेश्चंस थे कि आपको पहले A की वैल्यू निकालनी है, B की वैल्यू निकालनी है, एवरेज भी इसमें निकालने के लिए उसने बोला है, फिर इनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है, देन आपको फिर ऑप्शंस चूज करके आंसर देना था। तो ये जो पोर्शन था ये काफ़ी टाइम टेकिंग था।
अगर आप प्रैक्टिस करते हैं और आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स इसमें लगानी होगी। वैसे इनमें तो क्या शॉर्ट ट्रिक्स लगा सकते हैं, हमें ऐड करना है, इनको सोल्व करना है, लेकिन जो फ्रैक्शंस के थे सिंपल जो हमें 0.35 दे दिया था, फिर प्लस करो फिर ऐसे निकालो, इनमें तो कैलकुलेशन बेस्ड है बच्चों। जो कैलकुलेशन आपकी जितनी फास्ट होगी आप उतनी ही जल्दी आंसर दे पाएंगे। अगर आप ज़्यादा मल्टीप्लाई में इनमें फॉर्मूले वगैरह लग रहे थे, शॉर्टकट्स हो रहा था, बिल्कुल सिंपल था। ये वाले क्वेश्चन जो फ्रैक्शन के थे कि ऊपर से नीचे दिए हुए थे सोल्व करो, ये तो जस्ट हाफ सेकंड का क्वेश्चन था देखा जाए तो। लेकिन कई बच्चे क्या होते हैं कि पॉइंट दे दिया है तो किसको कैसे सोल्व करेंगे, हमें बस ध्यान देना होता है कि अगर पॉइंट दिए हुए हैं तो हमें ऊपर और नीचे के पॉइंट को कैसे काटना है और फिर कैसे इनको सम करके कोई फॉर्मूला लगा के हम इसको कितनी जल्दी सोल्व कर सकते हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ओवरऑल अगर मैथ का रिव्यू हम देखें, मुश्किल नहीं था, टाइम टेकिंग था, काफ़ी टाइम इन्होंने कंज्यूम किया। जिन बच्चों ने मैथ को पूरा अच्छे से अपने ईगो पे लेके किया है कि नहीं हम मैथ में अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा करके जाएंगे हमारे जैसे, तो उन्होंने इस पर काफ़ी टाइम दिया उसको लेके, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एंड हिंदी जो हमारी लैंग्वेज आते हैं 20-20 मार्क्स की। तो इसमें जिन बच्चों की हिंदी अच्छी है तो उनके लिए हिंदी बहुत ही ईजी थी। अब 20 में से 18-19 ईजीली बहुत आराम से 18 मार्क्स गेन कर सकते थे। और जिन बच्चों की इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में भी, या फिर जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी अगर ध्यान दिया है, थोड़ी सी भी दिन अगर पढ़ाई की है, प्रैक्टिस सेट्स लगाए थे, तो बहुत ही इजीली इन दोनों में वो 15 से 15 मार्क्स मिनिमम गेन कर सकते थे इजीली। जो पैराग्राफ था दोनों का इतना इजी था कि अगर आपने ध्यान से एक बार रीड कर दिया, क्वेश्चन देखा, तो आप सडनली उसका आंसर दे पाएंगे। ईयर्स पे पैराग्राफ दे दिया था कि इस ईयर ये हुआ था, ऐसे स्टार्ट हुआ था। डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा होता कि ये चीज़ कब स्टार्ट हुई, तो डायरेक्टली हमें पता है कि पहले ये वाली चीज़ हुई है तो इस ईयर में हुई है। पैसेज पढ़ा, डायरेक्ट हमने आंसर किया। ये नहीं था कि हमें ढूंढना पड़ा था या फिर उसने कुछ शीर्षक पूछ लिया था कि बताइए आप इसकी क्या थीम देंगे, क्या होगा, या सिनोनिम्स इसमें पूछे गए थे। पैराग्राफ में कुछ नहीं था, सिंपल था। अगर आप पैराग्राफ के 3-4 क्वेश्चन में तो इजीली मार्क्स गेन कर सकते थे। फिर आते हैं मुहावरे, ईडियम्स की। इनमें ईडियम्स, इंग्लिश में ईडियम्स हैं, हिंदी में मुहावरे पूछे गए 2-2, 3-3, ठीक है। वो भी इजीली अगर आप डेली भी प्रैक्टिस करते हैं, 10-10, 5-5 डेली पढ़ते हैं, अभी भी अगर आप डेली भी 5-5, 10-10 पढ़ेंगे तो इजीली आप पता लगा लेंगे कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। सेम इंग्लिश में था, ईडियम्स था। जो हमारी ग्रामर पोर्शन आई है, ग्रामर बिल्कुल इजी थी। आपको टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, कहाँ पे क्या लगना है, जो स्पेलिंग करेक्ट वाली चीज़ें आती हैं, आपको उन पे ध्यान देना है। एंटोनियम, सिनोनियम्स हमारे बेस होता है। ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं हिंदी और इंग्लिश में, जहाँ यहाँ पे पर्यायवाची विलोम पूछे जाते हैं, यहाँ पे एंटोनियम, सिनोनियम्स पूछ लिए जाते हैं। यहाँ मुहावरे होते हैं, यहाँ पे इडियम फ्रेजेस होते हैं। हमें डेली 5-5, 10-10 पढ़ने हैं जिससे हमारी तैयारी हो जाए। आप लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाएं, उनमें देखें, उनमें से भी अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें आइडिया लग जाता है स्पेलिंग्स का कि हमें किस तरह से, पहले हमें करना क्या होता है ना, बेस क्या होता है हमारे एग्जाम कंडक्ट करने का, कि जो हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, हमें उनमें से काटना होता है कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। अगर हम काटना सीख गए ना तो हम आंसर को जल्दी से क्रैक कर देते हैं कि हमारा ये आंसर, तो अगर ये नहीं है तो हमें पता है कि यही आंसर निकलना है। ईडियम एंड फ्रेजेस में भी आप जितने पढ़ के जाते हैं, प्रीवियस ईयर से अगर आपने सीखा हुआ है, आपने पढ़े हुए हैं, तो नीचे कुछ आएंगे कि आपको पता है कि ये तो इसका जो इन्होंने दिया है वो आपने नहीं पढ़ा है, तो जो नीचे के ऑप्शन होंगे ना वो जरूर आपके पढ़े हुए में से आएंगे कि ये तो उसका था, ये इसका था, तो ये तो इसका, मतलब इसमें से ये तो हमने नेगलेक्ट कर दिया, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, तब आप उसको पिक कर सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम फर्स्ट पेपर देखें तो 100 में से नॉर्मली आप 70, मिनिमम 70 मार्क्स गेन करने का बहुत ईजी था। जिन बच्चों ने प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, थोड़ी सी भी अगर अपने आप को सीरियस करते हुए पढ़ाई की होगी, DSSS को ध्यान में रखे हुए क्रैक करने के लिए, जो बच्चे ये ध्यान रखते हैं कि हमें अपना पेपर क्रैक करना है, सीखना है, करना है, जॉब चाहिए, जो बच्चे पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ये पेपर आसान था। फर्स्ट जो पार्ट है हमारा जर्नल, बहुत ही आसान था। इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपने तैयारी की और वो बाहर से आया हो। सारे कॉन्सेप्ट हमारे सारे मैथ्स के, चाहे वो एरिया वाला टॉपिक हो, फ्रैक्शन हो, एज हो, SI हो, CI के टॉपिक्स हो, ये नॉर्मली सभी बच्चे करते हैं। 8th क्लास 10th क्लास तक की आप बुक्स भी उठा लेते हैं, या आप ऐप पे जाके किसी भी हम ये नहीं कहते कि हमारी, अगर आप प्रैक्टिस सेट्स लगा लेते हैं तो आप इजीली इसमें 100 में से 70 का स्कोर इजीली कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है टाइम मैनेजमेंट का, और टाइम मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। देखो, घर पे बैठ के अगर आप बुक से लगाते हैं तो वो उतना हमें बेनिफिट नहीं देता जितना हम ऑनलाइन चीज़ों को करते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम है हमारा वो ऑनलाइन होता है, और ऑनलाइन में कैसे टाइम निकल जाता है ना, हमें पता नहीं चलता। हम एक क्वेश्चन को लेकर बैठे रहते हैं,
सीरीज़ में 2-3 क्वेश्चन सीरीज़ के थे, वो इतने टिपिकल थे कि उनके लिए कम से कम 5 मिनट बच्चों को देनी पड़ी थी कि हाँ भाई हमारे ये जो क्वेश्चन है ये कैसे निकलेगा, कौन सा मेथड इसमें स्क्वायर रूट करके निकलेगा या कैसे, उनमें उनका डिफरेंस फिर आगे मल्टीप्लाई किया हुआ था, फिर 2 नंबर्स का डिफरेंस फिर आगे उनका मल्टीपल किया हुआ था। तो आपको सोचना पड़ता है कि ये जो क्वेश्चन होगा ये कैसे होगा। ये जो फर्स्ट एग्जाम था, जर्नल पेपर था, ये हमारा था टाइम टेकिंग। अब आते हैं हम मेन सब्जेक्ट पे जो कि हमारा है पेडागोगी, साइकोलॉजी या पेडागोगी। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन सब्जेक्ट पे जो कि हमारे पीआरटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। 100 मार्क्स का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारी साइकोलॉजी पेडागोगी होती है। इसमें अगर हम बात करें, आपको हम अपना रिव्यू दें, तो इस वाले क्वेश्चन में बच्चों देखो सारी चीज़ वही थी जो आप पढ़ते हैं। थॉर्नडाइक से क्वेश्चन था, सबसे आसान। ये कहेंगे कि थॉर्नडाइक जी का, तो जिसने थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ा है, थॉर्नडाइक का नाम जानते हैं, तो वो क्वेश्चन तो वो इजीली 1 नंबर तो इजीली गेन कर देते हैं। सिंपल क्वेश्चन था, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, इनमें से किसने दिया? हमें पता है कि ये नियम किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। बाकी जो क्वेश्चन आए हमारे कॉल्ब जी की थ्योरी से आए, इसमें से हमें देखिए कॉल्ब जी की थ्योरी से थे, स्किनर जी के था, पियाजे जी के पूछे जी गए थे, पियाजे जी की थ्योरी से थे, बट डायरेक्टली कुछ नहीं था। साफ सी बात है, इसमें से ये नहीं था कि बताइए पियाजे जी ने कौन सी थ्योरी दी है, क्या बातें बोली हैं, स्किनर जी ने क्या कहा है, कॉल्ब ने क्या कहा है, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा बताया जाए कि भाई अगर ऐसा क्वेश्चन आया था तो नहीं। बच्चों ये जो क्वेश्चन आए थे स्टेटमेंट बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे। इसमें आपको कोई सिचुएशन दे दी गई थी, आपको बताना था कि ये जो है ये किसकी थ्योरी के अंदर आता है। इसमें इन्होंने मोटिवेशन को लेकर बात कही कि एक क्वेश्चन में मोटिवेशन बताइए कि अगर बच्चा अपने आप से काम कर रहा है और उसको बाहर के ऊपर जो एनवायरनमेंट का फैक्ट पड़ रहा है तो उसने किसने अपनी थ्योरी में इस तरह के फैक्ट्स को इन्वॉल्व किया है। सिंपल से क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो इस बार जो थोड़ा सा चेंज देखने को मिला हमें, लास्ट ईयर जब हमारे NIOS NCERT का हम कहते थे आता है, तो इस बार जो हमारा पेडागोगी का जो हमारे मेथड्स हैं वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड्स भी हमें ये डायरेक्टली पूछ लिया गया हो। बट इस बार जो थोड़ा सा चेंज मुझे लगा जो है वो ये था कि इस बार जो हमारे साइकोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ना सिर्फ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे कोठारी आयोग या फिर वर्धा योजना या फिर आप कह सकते हैं NCF या RTE, इनमें से नहीं आए। ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं आए, इनमें से भी आए हैं। इनमें से जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे याद है वो है हमारा SSA सर्व शिक्षा अभियान किस साल आया है। NCF से क्वेश्चन था, ठीक है, NCF से पूछा गया था। NCF से ये नहीं था कि किसी ईयर आया था, उन्होंने कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी थी, उनमें से स्टेटमेंट्स में कहा था कि बताइए NCF में इसमें किस बारे में बात नहीं कही गई है। तो जरा ध्यान रखिए जो नहीं वर्ड हैं इस बार के क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा बार आया था, कौन सी बात इस थ्योरी से रिलेटेड नहीं है या NCF में या फिर आप कह सकते हैं RTE में कौन सी बात को लेकर बात चर्चा नहीं की गई है, किसने नहीं कहा है। एक क्वेश्चन जो अभी मुझे याद आ रहा है, अगर आपकी क्लास में कोई विशिष्ट बच्चा है तो बताइए आप उसे कहाँ बैठाएंगे, गेट के पास बैठाएंगे या फिर आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे या आप उसे क्लास से बाहर किसी दूसरे स्पेशलिस्ट के पास दिखाएंगे। तो कैसे आप उसको ट्रीट करते हैं, कैसे आप उस बच्चे को समझाते हैं, कैसा आप उसके ऊपर ध्यान देंगे, इस तरह का क्वेश्चन था एक तो हमारा। ठीक है, पियाजे जी की थ्योरी से भी डायरेक्टली क्वेश्चन कुछ नहीं था, इनकी थ्योरी को भी घुमा फिरा के पूछा गया था कि बताइए इनकी थ्योरी में इन्होंने किस बात के ऊपर जोर दिया है, कौन से हमारे जो स्टेज हैं सेंसरी मोटर स्टेज का था। एक क्वेश्चन हमारे बच्चों का भी था कि बच्चों का वो क्वेश्चन स्किप हो गया, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन पियाजे जी की जो थ्योरी की थी हमारे प्री ऑपरेशनल स्टेज और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें इन्होंने कंडीशन दी हुई थी कि बताइए ये जो सिचुएशन है इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है किस स्टेज में कितना होता है। उन्होंने एक स्टेटमेंट बना के दी थी कि भाई ये वाली चीज़ बच्चा कर रहा है तो बताइए किस स्टेज में वो होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो पियाजे की थ्योरी से पूछा हुआ था। डायरेक्टली ये नहीं था कि बच्चे की स्टेज में बताइए क्या क्या वो कर सकता है, कौन सा ईगोसेंट्रिक किस स्टेज में होता है, ऐसा डायरेक्टली नहीं था। बट हाँ कोई स्टेटमेंट एक बना के दी है और उसमें से उन्होंने स्टेटमेंट फिर ये भी पूछा है कि एक बार तो ये करता है, फिर दूसरे एक 3 ऑप्शंस थे, पहले में वो बताते हैं कि इस स्टेज का बच्चा इस तरह से काम कर रहा है, दूसरे में ये काम कर रहा है, तीसरे में ये काम कर रहा है, तो
बताइए कौन सी स्टेज का किसमें, एक स्टेज का हमें नाम बता दिया कि प्री ऑपरेशन स्टेज में बताइए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकता है, कौन सी चीज़ें नहीं कर सकता। इनमें से इस तरह से बना के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। स्टेटमेंट्स पे हमें ध्यान देना है, हमें सिर्फ ये नहीं करना है कि थ्योरीज पढ़नी है, रट्टा लगाना है। पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, कॉल्ब की कौन सी थ्योरी है, स्किनर जी की ऑपरेशनल थ्योरी है, एनसीएफ वगैरह के ईयर्स वगैरह पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना। ईयर्स पे अब ये भी नहीं कह सकते कि ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हमारे जो ईयर्स पूछे गए, एसएससी का ईयर पूछा गया है मेनली। वर्धा योजना के ऊपर आया था। वर्धा योजना किसने दी थी? गांधी जी 1930 में, 31 में कब आई थी? तो ये आपसे क्वेश्चंस थे, ठीक है, कौन सी वाली कब किसने दी थी, किस ईयर आई थी। दूसरा जो इस बार पूछा गया है, तो ये हमारा इंडिपेंडेंस से पहले की चीज़ें भी पूछ ली गई। हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी हमारे इस पार्ट में, कि ये जो हमारा 100 मार्क्स का पार्ट होता है, ये ना सिर्फ हमारा साइकोलॉजी पेडागोगी होता है, ये तो हमें भी पता है। अगर आपने लास्ट ईयर के प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, आप ये तक आपने DSSB का एग्जाम दिया है, तो ये तो जनरल सी चीज़ें आपको पता होगा कि हमारे हर सब्जेक्ट की पेडागोगी भी इस सब्जेक्ट्स में इंक्लूड की जाती है। इसमें डायरेक्टली हमारे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बताइए ये चीज़ें किसने लागू की थी हमारे इंडिया में। इतिहास में पहले हमारे इंडिपेंडेंस से पहले क्या क्वेश्चन था कि इंडिपेंडेंस से पहले जब हमारे पास ये हमारे एजुकेशन एक्ट्स वगैरह आए थे, रॉयल एक्ट वगैरह आया था एजुकेशन का, किसने, हमारे जैसे लॉर्ड कार्जन जी ने, लॉर्ड कर्नल जी, कई सारे लोगों ने हमारे एजुकेशन के ऊपर जो काम किया था, उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए थे। ईयर्स दिए गए थे कि बताइए पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, फिर लास्ट कौन सा आया था। 3 दिए गए थे, उसमें से एक्सप्लेन करना था हमें, नीचे से ऑप्शन छाटना था कि सीक्वेंस में कि कौन सी चीज़ पहले आई थी और कौन सी चीज़ बाद में आई थी। इनमें ईयर्स पूछे गए। अब बात आती है कि हम तैयारी करें कैसे। अब इतनी सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, हम NIOS का NCERT का पढ़ के जाते हैं तो पता चलता है कि वो नहीं आया, हिस्ट्री बेस आ चुका है। हिस्ट्री जैसी चीज़ें पढ़ के जाते हैं कि भाई इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, पहले कौन सी स्कीम आई, हमारे कोठारी आयोग कब आया है, राधा कृष्ण जी का कब आया है, किसने कौन सा दिया है, किस ईयर में क्या आया है, उन्होंने क्या क्या बातें बोली गई हैं, ये सारी चीज़ें करें। या फिर हम इनकी थ्योरी सारी पढ़ें। तो देखो करना सब पड़ेगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि उसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा। डायरेक्ट थ्योरी में से थॉर्नडाइक जी का क्वेश्चन आया, अगर हम थ्योरीज नहीं पढ़ेंगे तो 1 नंबर यहाँ पे कट है, ठीक है। दूसरी चीज़, थ्योरीज में से ही मैंने अभी आपको बताया कॉल्ब जी का भी था, स्किनर जी का भी था, पियाजे जी का भी था। अब कई नाम हमारे ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनके बारे में हमने अभी तक नहीं पढ़ा। कई क्वेश्चंस देखे होंगे, बुक का नाम भी, एक बुक भी दी हुई थी, उसमें बुक का ऑथर भी पूछा हुआ था कि ये किसकी बुक है, ठीक है। लेकिन बहुत ही नए नए नाम हमारे लिए सामने आए हैं, जो हमें कभी ऑप्शंस में देखने को मिलते थे कि हम कब जानते ही नहीं है दूर दूर तक कि ये कौन है। उन्हीं के नाम अब हमारे स्टेटमेंट्स में आ रहे हैं कि बताइए इन्होंने कौन सी योजना लागू की है, किस ईयर में आया था, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं। तो हमारे ये जो डिस्कशन है कि अब बच्चों के सवाल उठेंगे कि भाई अगर हम तैयारी करें तो करें कैसे। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, आपने जो तैयारी की है ना वो बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन बस ज़रूरत कहाँ है, अपने आप के लिए ये थिंकिंग बनाना कि अब आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि आपने क्या पढ़ रखा है। थ्योरीज जो हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये पढ़ना है कि कौन सी थ्योरी किसने दी है और कौन कौन से स्टेजेस है। ये सब बच्चों ने रट लिया है कि भाई किस स्टेज में कौन से कितने ईयर की है, क्या है। अब आपको उनका एक्सप्लेनेशन समझना है कि जो वो कहना चाहते हैं। देखिए बिहेवियर की बातें बहुत लोगों ने की है साइकोलॉजी में। बिहेवियर तो एक ऐसा वर्ड है जो आपको हर जगह मिलेगा, चेंजेस की, मोटिवेशन की। ये नॉर्मल सी बातें हैं, हमें हर थ्योरी में कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है। कब बच्चे क्या सीखता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, ये हमें पता है। पियाजे जी ने ईगोसेंट्रिज्म कहा है, उन्होंने प्राइवेट स्पीच दी है, वाइगोत्स्की जी ने इनर स्पीच के बारे में बात चल रही है। कॉल्ब जी ने हमें क्या बताया था, हमारे जो CE होते हैं कैसे हम देख के सीखते हैं एक सर्कल के अंदर, CR SCR वगैरह के बारे में हमें बताया था कि पहले हम कोई चीज़ को CR यूज़ करते हैं, CUS यूज़ करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन हमें बताए थे। दूसरा कि हमें बताया था, फिर उन्होंने हमारे स्किनर जी की आ जाती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आ जाती है, हमारे पावलोव जी की थ्योरीज आ जाती हैं, कर्ट लेविन की हैं, बहुत सारी थ्योरीज है। एरिक एरिक्सन जी का इस बार कोई क्वेश्चन नहीं था, उनकी थ्योरी से इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। कर्ट लेविन जी का भी नहीं आया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और थ्योरी में या किसी और एग्जाम में नहीं आएगा। थ्योरीज हमें करनी है, लेकिन इस तरीके से करनी है कि हमें उनकी थिंकिंग को समझना है। अब बात ये आती है, देखिए साइकोलॉजी हम पढ़ते क्यों हैं, बच्चों को समझने के लिए। तो यही बात आती है कि जो आप ये थ्योरीज पढ़ रहे हैं ना, अब DSSB भी वो पुराना नहीं रहा 4 साल 10 साल पहले वाला कि अब से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए थॉर्नडाइक ने कितने नियम बताए हैं, किस ईयर बताया था, कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं। अब उन्हें इससे मतलब नहीं है, उन्हें पता है कि सब ने सीख लिया है।
सब बच्चे ये चीज़ें रट के बैठे हैं, हर कोई हमें यही सिखाता है। जितने भी देख लीजिए, DSC टेट के लिए देख लीजिए, DSSB के लिए देख लीजिए, इनके लिए आप वीडियो जब सर्च करेंगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अब बात ये आती है ना, आप कॉन्सेप्ट को समझते कितना है, आप उनके थिंकिंग को कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बच्चे को किस तरीके से सिखाना है, उस चीज़ के ऊपर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बना के हमें दिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठाएं, उसमें देखें कि पैटर्न क्या है, किस तरीके से आ रखा है, और फिर उन क्वेश्चन को समझते हुए कि किस तरह से वो सिचुएशंस बना रहे हैं, किस तरह से वो हमें एक सिचुएशन में प्रॉब्लम में डाल रहे हैं कि एज अ टीचर जब आपके सामने ये प्रॉब्लम आती है तो आप उसे कैसे हैंडल करते हैं। आपके सामने कोई बच्चा है जो भी विकलांग है, आप उसे आगे बैठाएंगे, पीछे बैठाएंगे, कहाँ को एडजस्ट करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन का क्वेश्चन था, ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन इसमें पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूसिव एजुकेशन के भी इसमें थे, ठीक है। डायरेक्टली पूछे हुए थे कि अगर आप विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये किस शिक्षा के अंतर्गत आता है। कि एक बच्चे को ऐसी दिक्कत है, दृष्टिबाधित वाला क्वेश्चन था। एक हमारा मोतियाबिंद का भी आया था कि अगर बड़े बुजुर्ग लोग नहीं देख पाते हैं तो भी उनकी कौन से बीमारी है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो जब तक आप ये नहीं देखते हैं कि आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे, थ्योरीज हम कितने भी पढ़ ले, हमें पता है निकट दृष्टि दोष कब होता है, दूर दृष्टि दोष कब होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, समझते हैं, थॉर्नडाइक ने कौन से नियम्स दिए हैं, क्या बताया है, लेकिन हम उन्हें अप्लाई नहीं करते। तो इस बार का जो हमारा साइकोलॉजी का एग्ज़ाम था कंप्लीटली अगर कहा जाए तो अप्लाइड बेस्ड था। कंक्लूजन यही निकलता है कि पूरा का पूरा जो हमारा एग्ज़ाम दिया हुआ था वो अप्लाइड एग्ज़ाम दिया हुआ था। और ये तभी आप सीख पाएंगे जब आप थ्योरीज को पढ़कर खुद उनसे क्वेश्चंस बनाएं और लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो ये हमारा 200 नंबर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया, वो बहुत आसान था। अगर आप उसमें स्कोर कर लेते हैं, उसमें 70 के अराउंड आपके मार्क्स आ जाते हैं, और सेकंड में अगर 50 भी मार्क्स अगर आप लेके आते हैं तो आराम से आप अपनी कट ऑफ के पास पहुंच सकते हैं। अभी भी टाइम की हमारे पास कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी से 16 को कई बच्चों का एग्ज़ाम है, कई बच्चों का फिर हमारा 26 के बाद 27, 29, 30 को एग्ज़ाम्स हैं, इसी वाले एग्ज़ाम्स का DOE वाले का। तो वो बच्चे जो अगर ये देख रहे हैं तो अभी से लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, उन्हें सॉल्व करें, ठीक है। और अपनी तैयारी, जो चीज़ आपकी वीक है, पहले पेपर में ही कहूँगी कि जो हमारा पहला पेपर था मैथ्स का, इंग्लिश का, हिंदी का, वो आपका नंबर स्कोरिंग वाला है कि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इतना कोई मुश्किल इस बार नहीं आया है। हाँ, ये नहीं कहेंगे कि बहुत ईजी था, लेंथी था, ईजी था लेकिन लेंथी था, टाइम टेकिंग वाला पार्ट था उसमें कि हमारा बहुत टाइम खींच गया वो, कि उसमें अगर बच्चों ने जितने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं तो हमारा बहुत ज़्यादा टाइम उसमें, ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा टाइम उसने कवर कर दिया था। बाद के क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत कम टाइम बचा था। तो इसीलिए अगर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाएंगे, खासकर ऑनलाइन, अगर आप फ़ोन पे ऐप्स वगैरह पे या ऑनलाइन जाके आप एग्ज़ाम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्ज़ाम को कंडक्ट करते हैं, तो आप इजीली अपना जो टाइम मैनेजमेंट है कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितना वो देना है, टाइम देना है। रीजनिंग में भी मुझे ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, नहीं निकल रहा है, 2 से 3 बार अटैम्प्ट किया, नहीं निकल रहा है, तो हम आगे बढ़ जाएं। ये नहीं है कि जब तक नहीं निकलेगा हम आगे नहीं जाएंगे। अगर आप ऐसी थिंकिंग लेके जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। हमने भी 2-3 लेंथी क्वेश्चन ऐसे छोड़ दिए थे कि भाई अब ये लेंथी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनको चाहिए, तो हम इनका नहीं निकाल पा रहे। कई को क्वेश्चन ऐसे तो ऑप्शन उठाओ और कर दिया क्वेश्चन। कई तो इजी भी होते हैं कि आपको बस ये शॉर्ट ट्रिक्स देखनी होती है कि अगर हम ऑप्शन से कर सकते हैं तो कैसे क्यों ना करें। हम ऑप्शन उठाएंगे और उन क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे। आपने सीख लिया, आपने किताबों से, कोचिंग से, सब जगह से आपने सीख चुके हो, आपने अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। लेकिन अगर हम अपना टाइम मैनेज नहीं करते हैं और लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस नहीं करते हैं तो वहीं हमारा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत होगी और हमारा ये जो एग्ज़ाम है ये पूरा नहीं हो पाएगा। कई बच्चों का लास्ट में जब हम निकल रहे थे बाहर, कई बच्चों ने कहा हमारे इतने छूट गए, हमने मैथ को छोड़ दिया तो हमने CDB को पूरा कर लिया है। तो बच्चों देखो, एक चीज़ तो छोड़नी पड़ती है, ये तो आप मैथ्स के ट्रिकी क्वेश्चंस को जो बहुत लेंथी हैं, जिसमें पता है आपको बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे, बहुत ज़्यादा हमें उनमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो या तो उन्हें स्किप कीजिए या फिर अपना CDB का स्किप कीजिए। एक चीज़ आप कहेंगे कि भाई हमने क्या किया, भाई हमने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से किया है, लास्ट ईयर के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठाए हैं, हमने किया है। अब कई बच्चे कहेंगे भाई हम कहाँ से करें, हमें नहीं मिलता है, हमें ये सब चीज़ें होती हैं। तो सीधी सी बात है, देखिए ये हमारी ऐप है, इसमें हमारे कोर्स बेस भी चले हुए हैं, जिसमें हमारे UGC नेट है, बैंकिंग है, रीजनिंग है, सब कुछ है। अब आप कहते हैं भी हमारी रीजनिंग वीक है, तो आप रीजनिंग में जाके ये बैचेस आप ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। आप फिर रीजनिंग में जा करके देखिए यहाँ पे
पेपर मिल जाएंगे। ये रहे DSSB के, हमारे यहाँ पे जाके DSSB PGT के भी है, PRT के भी इसमें मिलेगा। अगर आप यहाँ पे जाते हैं DSSB PRT सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखिए, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको एग्जैक्टली मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको ये नहीं है कि आपको कोई कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, भी आपको पैसे देने पड़ेंगे। अगर सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी आपका 16 को एग्जाम है, आप चाहते हैं कि भाई हम प्रैक्टिस कर ले, तो यहाँ पे सॉल्व आपको पूरा सॉल्व करके दिया गया है कि आपका क्या आंसर आएगा, क्या नहीं आएगा, क्यों। फिर आपको ये सब चीज़ें कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आप अपना जजमेंट दे रहे हैं कि आप अपने आप को जज कर रहे हैं कि हम कहाँ तक स्टैंड करते हैं, हम कट ऑफ में कहाँ तक पहुँच सकते हैं, नंबर स्कोर कैसे करें, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। तो आप उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं कि आपने यहाँ देखा कि हमने भी प्रीवियस ईयर्स के देखे हैं। फिर यहाँ पे हमारे हेल्पफुल भी है कि आपका पूरा PGT कॉमर्स जो हमारा अभी स्टार्ट हो चुका है, ये वाले जो हमारी क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं कोर्स, इसके बारे में आपको पूरा है। आपको टाइम टेबल सेलेक्ट दे दिया जाता है कि आपको जो क्लासेस होंगी ऐप के ऊपर ही आपको बता दिया जाएगा कि भी आपकी किस टाइम से किस टाइम क्लास है, ठीक है, सिलेबस पूरा। अगर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, अगर आपको स्टडी मटेरियल्स है, देखिए आप फ्री में कई वीडियोस हमारे यहाँ पे ऐसी हैं ऐप्स के ऊपर जिन्हें आप फ्री में देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन है, हमारे कॉमर्स के बैच है, कई सारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं और अभी कुछ स्टार्ट होने वाले हैं। अभी रीजनिंग का अगर आपको टेस्ट करना है, यहाँ पे कोर्स देखना है कि आपका कोर्स कैसा है, कैसी क्लासेस चल रही हैं, भाई आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं, आप अपने बहुत सारे रिव्यूज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी जो बच्चे हैं, ये वाला टेस्ट है हमारे नंबर सीरीज़ का, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग का था। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जाके कर सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना स्कोर आपका हो सकता है, कट ऑफ में आप कितना मार्क्स गेन कर सकते हैं, कितना उसके आसपास पहुँच सकते हैं, कितना आप उससे आगे निकल सकते हैं। अगर आप तैयारी करते हैं ऑनलाइन भी एग्ज़ाम देने की तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, ठीक है। यही चीज़ थी हमारे आज का जो रिव्यू रहा पूरा एग्ज़ाम का। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस था जो हमने आपके साथ शेयर किया है, किस तरह से क्वेश्चंस आए थे। आपको करना क्या है, आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो भी सेल्फ स्टडी करने के साथ साथ सीधी सी बात है, अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी एग्ज़ाम के टाइम पे। जैसा कि मैंने अपने आसपास के कई सारे बच्चों से जब हमने बातें की, कई बच्चों का यही रिव्यू रहा कि भाई हमारा जो है पेपर छूट गया। और जिन्होंने पूरा CDP किया है तो उनसे जब हमने डिस्कस किया कि भैया आपका कैसा रहा, तो उन्होंने कहा भी हमने मैथ छोड़ दिया, रीजनिंग के भी हमने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, हमने मैथ्स को छोड़ दिया, रीजनिंग के भी हमने सिर्फ 5 से 10 क्वेश्चन किए, लेंथी चीज़ें थी। अब वो चीज़ें करने के लिए अगर आपको टाइम मैनेज करना है तो लास्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करने होंगे और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। और आई होप कि आपका जो आने वाले एग्ज़ाम्स होंगे वो अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिली होगी हमारे इस क्लास से। तो गुड बाय।